पूरा रायता डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर फैलाया है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस रायते को बटोरें। वो खुल के उनका कोई विरोध नहीं करना चाहते, इसलिए विरोध नहीं करना चाहते कि नाटो और अमेरिका के जो बहुत पुराने रिश्ते हैं और नाटो के जरिए ही अमेरिका पश्चिमी यूरोप को वो सुरक्षा का आश्वासन देता रहा है। इसी सुरक्षा के आश्वासन के तहत पश्चिमी यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डिफेंस बजट अपना बहुत कम कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। सर, किस तरह से देखा जाए ये युद्ध जो है अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्पेन जो कि नाटो कंट्री है, उनके जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि ये युद्ध पूरी तरीके से अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के बयान को पोस्टर छपाकर मिसाइलों पर रखकर ईरान जो है अब हमले कर रहा है इजराइल पर या अमेरिका पर। तो किस तरह से देखें सर इसको? देखिए, स्पेन नाटो देशों में एक ऐसा राष्ट्र है जिसने बिल्कुल शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो वो खाड़ी युद्ध की डिजाइन है पूरी की पूरी, और इजराइल के साथ उनका जो एक्सेस है, इजराइल के साथ जो उनकी धुरी बनी हुई है, वो उसके साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ये बात बहुत बुरी भी लगी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर स्पेन के राष्ट्रपति की और स्पेन के राजनीतिक नेतृत्व की निंदा की थी और उनका एक तरह से उपहास किया था, जैसा कि उनकी आदत है। जो उनके विरोधी होते हैं उनको कहीं वो कायर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो सारे नाटो देशों को ही कायर कह चुके हैं, लेकिन अभी तक नाटो ने ऐसा कोई भी आधिकारिक कदम नहीं उठाया है जिससे ये लगे कि नाटो देश होर्मुज जल डमरू मध्य में अपने जहाज भेजने के लिए तैयार हैं, या नाटो देशों की सेनाएं जो कि यूरोप की मिलीजुली सेनाएं होंगी, जाहिर है, वो वहां पर अपने लोगों को मरवाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों का साफ मानना यह है कि ये पूरा रायता डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर फैलाया है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस रायते को बटोरें। वो खुल के उनका कोई विरोध नहीं करना चाहते, इसलिए विरोध नहीं करना चाहते कि नाटो और अमेरिका के जो बहुत पुराने रिश्ते हैं और नाटो के जरिए ही अमेरिका पश्चिमी यूरोप को वो सुरक्षा का आश्वासन देता रहा है। इसी सुरक्षा के आश्वासन के तहत पश्चिमी यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डिफेंस बजट अपना बहुत कम कर दिया था और फौज फांटे पर उन्होंने कोई खास खर्चा किया नहीं। बाकी सारा जितना भी पैसा उनके पास बचा उसको वो अपने विकास में और अपनी समृद्धि में लगाते रहे। तो पश्चिमी यूरोप की समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी यूरोप की फौजी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाता रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके अपना हाथ पीछे खींच लिया। और पहले तो उन्होंने धमकी दी कि हम हाथ पीछे खींच लेंगे, उसके बाद आखिरकार उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया और इस युद्ध को छेड़ने से पहले नाटो तकरीबन डिफंक्ट पड़ा हुआ था। नाटो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब नाटो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ा। युद्ध छेड़ने के शुरुआती दौर में भी उन्हें नाटो की याद नहीं आई। उन्होंने तो कोई नाटो से कोई अपील नहीं की, ना नाटो के देशों से उन्होंने कोई पूछताछ की, ना उनसे कोई राय मशविरा किया इस युद्ध को छेड़ने से पहले। जब उन्हें लगा कि हम फंस गए हैं युद्ध में बुरी तरीके से, और जो होर्मुज का जल डमरू मध्य है, यानी होर्मुज स्ट्रेट जो है, वो एक चिकन नेक की तरह जैसा इलाका है। एक जगह तो केवल 20 मील से ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं है, तो उसके अंदर वो बिल्कुल एक किलिंग फील्ड में बदल जाएगा अगर कोई उसके अंदर घुसे। तो हालत यह है कि अपने दो बड़े जो विमानवाही पोत थे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे अमेरिका ने उनको अभी पहले तो होर्मुज से बहुत पीछे निकाल, कई 100 किलोमीटर वो पीछे ले गए उनको। और अब हालत यह है कि वो वापस जा रहे हैं अमेरिका। उसमें एक के बारे में अमेरिका का तर्क यह है कि हमें इसमें कुछ मरम्मत करानी है, इसकी कुछ रिपेयर कराना है इसमें। इस तर्क के आधार पर दूसरे के बारे में कोई कुछ बताया ही नहीं गया। तो अपने विमानवाही पोतों को तो अमेरिका वहां से बाहर ले जा रहा है और नाटो के देशों से कह रहा है कि वो अपने फ्रिगेट और अपने डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो वहां भेजें, ताकि वो वहां पर जाके फंस जाएं और पूरी की पूरी होर्मुज का जो समुद्र है उसमें ईरानियों ने माइनिंग, अब समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं। और अब वो जमाना चला गया है जब समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए लोगों को समुद्र में उतरना पड़ता था या वहां पे जहाज भेजना पड़ते थे। अब तो ऐसी मिसाइलें होती हैं जिन्हें बहुत दूर से उन सुरंगों को लगा के दाग दिया जाता है और वो मिसाइलें समुद्र में जाकर वहां समुद्री सुरंगें सेट कर देती हैं। और ईरान के पास उस तरह की मिसाइलें हैं। तो वहां पर जब तक ईरानी जहाज किसी भी जहाज को एस्कोर्ट न करें,
तब तक कोई जहाज वहां से गुजरेगा तो वो उन सुरंगें फट जाएंगी और वो उसी का शिकार हो जाएगा। और अगर उसके अंदर तेल भरा होगा तो वो और भी ज्यादा धू धू करके जलेगा। तो जो होर्मुज का इलाका है वो बहुत ही खतरनाक इलाका बन चुका है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इन सब लोगों ने इस प्रकार के अंदेशों का पूर्वानुमान नहीं लगाया, कोई पहले से अंदाजा नहीं लगाया और एक तरह से डींगे मारते हुए, शेखियां बगारते हुए एक हफ्ते के अंदर ईरान को घुटनों पे ला देंगे, इस युद्ध का श्री गणेश इस युद्ध का आगाज कर दिया। और आज स्थिति यह है कि सब लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो स्पेन जो है वो नाटो देशों में थोड़ा सा अलग तरह का आचरण करता हुआ नजर आता है। वो देश है जो खुलकर अमेरिका और इजराइल की निंदा कर रहा है। स्पेन को इजराइल में कोई दिलचस्पी नहीं है, अतीत में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही और अमेरिका के साथ भी उसकी जो दिलचस्पियां हैं स्पेन की और वो अलग तरह की हैं कि स्पेन ने ही एक जमाने में अमेरिकी महाद्वीप में 500 साल पहले उपनिवेशीकरण की, कोलोनाइजेशन की शुरुआत की थी। तो जो वहां पर जो अमेरिका बना है उसके पीछे यहाँ तक कि स्पेनी भाषा एक जमाने में अमेरिका में सबसे ज्यादा बोली जाती थी, अंग्रेजी से भी ज्यादा बोली जाती थी। स्पेनी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। ये तो बाद में धीरे धीरे करके कम हुई है, जबकि इंग्लिश ओनली मूवमेंट वहां पर चला और अंग्रेजों का और अंग्रेजी बोलने वालों का बोलबाला हुआ। तो स्पेन के रिश्ते उनसे अलग तरह के हैं। स्पेन उन लोगों को नापसंद करता है और उसका फायदा अब सीधे सीधे ईरान जो प्रत्याक्रमण कर रहा है, जो पलटवार कर रहा है, ईरान को मिल रहा है। ईरान अपने इरादों, अपनी बहादुरी और अपने प्रत्याक्रमण की तस्दीक कर रहा है स्पेनी नेता के वक्तव्य से। अच्छा, जो डिएगो गार्सिया तक जो पहुंच हो गई है ईरान की, ये कहीं ना कहीं दुनिया को भी हैरान कर रही है और ट्रंप को भी हैरान कर रही होगी, क्योंकि ईरान तो अब ये हालत में आ गया है कि हम घर में घुस के मारेंगे अगर आप जो है ऐसा कुछ करेंगे हमारे साथ, या फिर आप जो है अगर शांत नहीं हुए। और जिस तरह से इस्तीफे, जिसका जिक्र जो है बात पहले आपने जो है संजय शर्मा जी के साथ में की भी है, जिस तरह से इस्तीफा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि मतलब ईरान कोई खतरा नहीं था अमेरिका के लिए, बावजूद इसके उस पर हमला कर दिया गया है, दबाव में आकर हमला कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ट्रंप की नीति, ट्रंप के लोग ही जो है उनके खिलाफ जो है अगर अब बोल रहे हैं, और जो पहुंच ईरान की हो गई है डिएगो गार्सिया तक जो है अगर उनकी मिसाइल जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब किधर जाएंगी? मैं दो बातें इस पे कहूंगा। पहली बात तो यह है कि सारे जो डिफेंस के प्रतिरक्षा के विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि हम सब लोगों को अंदाजा ये था कि ईरान की मिसाइलों की रेंज जो है, जो मारक रेंज है उनकी अधिकतम 2000 किलोमीटर तक है उनकी मारक रेंज। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो 4000 किलोमीटर दूर स्थित डिएगो गार्सिया पर भी हमला कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो दोनों मिसाइलें अपने निशाने पर उस तरह नहीं गिरी जिस तरीके से ईरान चाहता था। एक मिसाइल को बीच में इंटरसेप्ट कर दिया गया और एक मिसाइल कुछ और निशाने से भटक गई। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ईरान के पास क्षमता है, वो डिएगो गार्सिया पर हमला कर सकता है। डिएगो गार्सिया ब्रिटिश अमेरिकी अड्डा है। डिएगो गार्सिया से ही जितने भी B-52 बमवर्षक हैं वो डिएगो गार्सिया पर उतरे और उन्होंने वहां से ईरान के ऊपर अपनी उड़ानें भरी और जो बम्बार्डमेंट की, ईरान पर जो बमबारी की गई ईरान पे, उसमें डिएगो गार्सिया अड्डे का इस्तेमाल किया, इसलिए ईरान ने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन इससे पूरा यूरोप सतर्क हो गया है। अगर ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, इसका मतलब ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है उसकी मार से, वहां तक मार कर सकता है। अमेरिका इसलिए सुरक्षित है क्योंकि अमेरिका 11000 किलोमीटर दूर है। क्योंकि अमेरिका 11000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका का ये दूरी जो है ये पूरे इतिहास में अमेरिका को फायदा देती रही है। इसीलिए अमेरिका की धरती पर कोई युद्ध ही नहीं हुआ है आज तक। अमेरिकी सैनिक दूसरों की धरती पर युद्ध करते रहे, अमेरिका पर कोई हमला नहीं हुआ आज तक, कोई युद्ध भी नहीं हुआ आज तक। ये इसलिए अमेरिका और भी बचा रहा है। इसमें केवल उसकी फौजी ताकत हमले के काम आती रही है, उसने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का काम तो किया ही नहीं है उसने। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से ईरान ने अपनी मिसाइल संबंधी श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिया है। और अब तो तमाम जो फौजी विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि ये जो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक एम्फीबियस असॉल्ट, यानी एक ऐसा हमला जो कि पृथ्वी पर भी होगा और एक साथ समुद्र पर भी हमला होगा। होर्मुज के बगल में जो दक्षिणी ईरान से मिला हुआ एक लंबा तट है, उस तट को कैप्चर करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होने का अंदेशा है।
क्योंकि अब ये सब बातें खुल गई हैं, सबको पता है, ईरान को भी पता है कि अमेरिका आ रहा है। ईरान जो है थल सेना वाला देश है, उसकी थल सेना बहुत मजबूत है। इराक भी इसी इरादे से, इराक ने एक जमाने में ईरान पे हमला किया था कि वो जल्दी ही ईरान को जो है वो युद्ध में पराजित कर देगा, लेकिन ईरानी सेना उससे भिड़ गई। और फिर वो कितना लंबा युद्ध चला ईरान और इराक का हमें पता है, और उसमें इराक ईरान को पराजित नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में वो तो इंतजार कर रहे हैं ईरान के फौजी कि ये हाई टेक्नोलॉजी किस्म का गेम खत्म हो, ये ड्रोन और मिसाइलों वाला और बमबारी वाला गेम खत्म हो, सीधे सीधे जमीन की लड़ाई हो। तब हम देखते हैं कि तुम ताकतवर हो, हम ताकतवर हैं। क्योंकि वो फौजें हैं जो कि बहुत हाई टेक फौज नहीं होती, लो टेक फौज है या मीडियम टेक फौज है, वो लड़ने में बहुत जबरदस्त होती है। और ईरानी फौजों ने पिछले 5,000 साल 6,000 साल के इतिहास में साबित किया, इस्लाम वहां आया भी नहीं था तब से ईरानी फौजों ने साबित किया है कि वो बहुत ही जबरदस्त लड़ाका है। और अगर अमेरिका ने ये एक दुस्साहस किया कि उसने बूट्स ऑन ग्राउंड अपने फौजी उतारे, चाहे वो मेरीन कमांडो हों या और दूसरे अमेरिकी सैनिक हों, उनको बहुत जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। और अमेरिका के जो जनरल जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि कम से कम मान के चलिए कि कम से कम 2 साल युद्ध होगा और 20,000 कम से कम अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर आप ये एडवेंचर कीजिए। अच्छा अभय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लोकसभा में भाषण देने के लिए आए, बताने के लिए स्थिति को देश के सामने रखने के लिए आए। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, ये लंबा खिंच सकता है। अब ये लंबा खिंच सकता है, कितना लंबा खिंचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने ये जरूर कह दिया है कि तैयार रहिए। कोविड जैसी परिस्थिति में जिस वक्त हम लोग एकजुटता के साथ में रहे हैं, तो अब जो है हम लोगों को एकजुटता की जरूरत है। तो क्या एक संकेत दे दिया कि अभी तो भाई ये जो गैस का संकट है, तेल का संकट है, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होने को है। जनता तैयार रहे, अपनी जो है अपनी पूरे थाली और जो भी करना है वो सब उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। इसकी तरफ इशारा करके प्रधानमंत्री। देखिए, मैं तो मानता हूं कि पिक्चर शुरू हो चुकी है। ट्रेलर तो, इस पिक्चर में ट्रेलर कोई था ही नहीं, ये तो सीधे सीधे फिल्म शुरू हो गई। और उसका एक कारण है, उसका कारण यह है कि ये जिस तरीके से हम अगर एक वक्त खाना ना खाएं तो हमें 4-5 घंटे बाद भूख लगने लगती है। वैसे ही भारत की जो ऊर्जा जरूरतें मुंह खोले हुए खड़ी हुई हैं। आप बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा कब तक कितना काम देगा? अगर ऊंट के मुंह में आप जीरा देंगे तो ट्रेलर वेलर क्या, तो सीधे सीधे वहां फिल्म ही शुरू हो जाएगी, भूख की उसकी फिल्म शुरू हो जाएगी, वो बेचैन हो जाएगा। तो स्थिति क्या है, अब आप एक एक करके देखिए। आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में सांगानेर एक जगह है, सांगानेर में 200 फैक्ट्रियां हैं जो कि कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग करती हैं, चादरें वादरें सब बनती हैं जो हम लोगों के घरों में बिछाई जाती हैं। हम बहुत मशहूर हैं सांगानेर की चादरें, सांगानेरी प्रिंट बहुत मशहूर है। वो 200 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, सारी फैक्ट्रियां एलपीजी से चलती थी। उनमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनका रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, उन्होंने गांवों को लौटना शुरू कर दिया। आज के अखबार उठाकर देखिए, पानीपत और सोनीपत पानीपत की तो लगभग सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। सोनीपत में भी 20 से लेकर 30% फैक्ट्रियां बंद हैं। 10 से 15,000 मजदूर वहां अपने गांवों की तरफ चल दिए। वो भी आप गुजरात जाइए, मोदी जी का गृह प्रदेश, वहां मोरबी एक 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 कस्बा है, वो मोरबी, वहां टाइल्स बनती हैं। 60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस धंधा होता है वहां पर। वो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। सारे मैन्युफैक्चररों ने एक मीटिंग करके ये कहा कि भाई 15 अप्रैल तक तो हम मोरबी को बंद घोषित कर रहे हैं। सारे ट्रक खड़े हुए लाइन में, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस से ही उनकी जो उनका क्लेन है, उनकी जो भट्टी है जिसमें टाइलें पकती हैं, वो उन भट्टियों को चलाने के लिए उनके पास गैस नहीं है। इस तरह के आपको सारे हिंदुस्तान में उदाहरण बिखरे पड़े हैं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कम से कम 20-25 लाख मजदूर ऐसे हैं जो कि इस खाड़ी उद्योग के कारण रोटी रोजी के लिए मोहताज होने की तरफ चल पड़े हैं। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, यहां तक कि उन फैक्ट्री मालिकों की भी कोई गलती नहीं है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो, भाई सरकार ने 80 के दशक में ऐलान किया था कि हम एक गैस ग्रिड बनाएंगे। हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे, पिछली सरकारें भी जिम्मेदार होती हैं। एक गैस ग्रिड बनाएंगे, नहीं बनाई। अगर बनाई होती गैस ग्रिड तो आज की स्थिति पहले के इतनी खराब नहीं होती, पहले से कुछ थोड़ी सी बेहतर होती। फिर अब आप चीन का उदाहरण देखिए, चीन ने कितना बड़ा कच्चे तेल का भंडार, अमेरिका से भी ज्यादा चीन के पास कच्चे तेल का भंडार है। मोदी जी ने आज संसद में ऐलान किया कि उनके पास भी कच्चे तेल का कुछ भंडार है।
1 महीने का, 1 महीना 10 दिन 5 दिन चल जाएगा। लेकिन वो कितना कम है आप देखिए, चीन की तैयारी कितनी ज्यादा है उसके मुकाबले। इस तरह की तैयारी पिछले 11-12 साल में मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन वो उन चक्करों से दूर रहते हैं। आज मोदी जी अपना भाषण लिख लिख के लाए थे पूरा। हाँ। यार 11 साल के बाद मैं पहली बार संसद में उन्हें लिखा हुआ भाषण पढ़ते हुए देखा गया। एक एक शब्द उनको लिखा हुआ था, बिल्कुल। हर चीज पढ़ के सिर नहीं उठा रहे थे, हर चीज पढ़ के बोल रहे थे। ना उसमें कांग्रेस के लिए गाली थी कोई, ना नेहरू को गद्दार कहा गया था, ना सब ना विपक्ष को विदेशी एजेंट कहा गया था। क्योंकि मोदी जी को पता है कि बुरी तरीके से फंस गए। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का पूर्वानुमान गलत निकला, मोदी जी का भी पूर्वानुमान गलत निकला। मोदी जी के जो फौजी सलाहकार हैं उनसे उन्होंने राय जरूर ली होगी मोदी जी ने कि भाई ये युद्ध जो हुआ है अब इसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा होगा अरे भाई अमेरिका और इसराइल की मिली हुई ताकत के सामने चीन ईरान कहाँ टिक सकता है। तो मोदी जी ने ईरान को समर्थन करना, यहाँ तक कि ईरान ने जो प्रत्याक्रमण किया अपने बचाव में उसकी निंदा की है मोदी। भारत ने आधिकारिक रूप से उसकी निंदा की है, बजाय इसके कि इसके ऊपर हमला हुआ है उसकी वो निंदा करते। सब लोग जानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ऐसी कोई भी किसी भी एटमी संधि का किसी भी बंदोबस्त का सम्मान नहीं करता, किसी का सदस्य नहीं है, किसी को अपने यहाँ जांच पड़ताल की कोई इजाजत नहीं देता, अपने देश में घुसने नहीं देता। उसके ऊपर तो कुछ कोई बात नहीं है, ईरान में एटम बम न बना ले इसके लिए सब उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो इस प्रकार के निहायत ही अन्यायपूर्ण किस्म का हमला है। आप किसी भाजपा के किसी समर्थक से मिलिए जो आज तक मोदी जी को ही वोट देता रहा है, तो वो कहेगा ठीक है मोदी जी को ही वोट देते रहे हो आगे भी देंगे, लेकिन ये युद्ध जो हो रहा है ये अन्यायपूर्ण युद्ध है, ये अनजस्ट वॉर। आपको ध्यान होगा यूक्रेन यूक्रेन में और रूस में युद्ध हो रहा था और मोदी जी पुतिन से मिलने गए थे, मतलब जो है, तो पुतिन से उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये कहा था नहीं कहा था? तो उनका ये सेंटेंस पुतिन से बात करते हुए मोदी मीडिया ने खूब दिखाया था। मोदी जी कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आज मोदी जी अपना ही कहे हुए इस वाक्य को भूल गए। वो डोनाल्ड ट्रंप से और बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों नहीं कह पा रहे हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर? केवल पुतिन से ही कह पाए इस बात को, इनसे क्यों नहीं? और पुतिन जो रूस जो भारत का सबसे पुराना दोस्त है, तो ये तो इनकी हालत है। आज उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी को सबको लग रहा है देखिए ये केवल युद्ध हो रहा है इसलिए हम संकट में हैं, ये युद्ध के ऊपर ठीकरा फोड़ के नहीं बच सकते। इनको जब महंगाई होगी जबरदस्त, बेरोजगारी बढ़ेगी जबरदस्त, मंदी आएगी जबरदस्त और जिनका जीडीपी गिरेगा जबरदस्त, ये सब जो होगा इससे जो लोगों में नाराजगी पैदा होगी, तो गुस्से में लोग ये थोड़ा ना कहेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा यहाँ पर चुनाव लड़ने आएंगे, मोदी जी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आप देख लीजिए प्रतिदिन इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की परतें लगती जा रही हैं। वो कब राजनीतिक रूप से बोलेंगी ये आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा। देखिए कोविड में भी इन लोगों की बद इंतजामी थी, जो 2024 में इनका जो बहुमत गया है उसमें उस बद इंतजामी की भी भूमिका है। ऐसा नहीं है उस बद इंतजामी की कोई भूमिका नहीं है उसके अंदर। चीजों को हम लोग ऐसे इन चीजों के दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते हैं, ये लोगों के मन में चीजें बस जाती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो आखिर में वो लोग उन चीजों का हिसाब चुकता करते हैं। वो गंगा में तैरती लाशें, वो कौन भूला है वो मंजर अपनों को खोने का, और सरकारी जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, उसको कोई नहीं भूल पाया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि ये जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी इतने दिनों से कह रहे थे, हमको इतना भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए हैं कि लोग जो है 10-15 दिन में ही बदहाल है, परेशान है, सड़कों पर घूम रहे हैं, सिलेंडर के लिए, तेल के दाम बढ़ जाएंगे इसके लिए पैनिक क्रिएट होने जैसी परिस्थिति आ गई है। तो ये हमको आत्मनिर्भर बनाया है, खाली भाषणबाजी की है मोदी जी ने। और मैं थोड़ा सा मुझे इस बात पे थोड़ी दिक्कत भी है। वो दिक्कत ये है कि जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक गुलाबी तस्वीर बनाते हैं, कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे या ये अमृतकाल है, इस प्रकार की जो फिक्रेबाजी की जाती है, जुमलेबाजी की जाती है, तो हम लोग उसके ऊपर यकीन क्यों करते हैं? भले ही थोड़ी देर के लिए यकीन करें, हम लोगों का मन इससे गुदगुदाता क्यों है? हमें नहीं, साथ में हमें ये तथ्य नहीं पता है कि भाई यहाँ पे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आप बिहार में चुनाव जीते, वहां पे बिहार में जिन औरतों को 10,000 रुपया दिया गया था उनमें से 90% औरतों ने 10,000 रुपए की रकम अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी। तो जब जिस देश में लोगों की ये हालत है, उस देश में आप आत्मनिर्भरता की मृत तृष्णा किसको दिखा रहे हैं?
आप ये झांसा किसको आप दे रहे हैं? और लोग झांसे में क्यों आ जाते हैं? एक सरकार जो निरंतर झूठे प्रचार के ऊपर टिकी हुई है, जिसने सिर्फ गुलाबी और झूठी तस्वीर बना के ही इतने दिन किसी तरीके से काट दिए लोगों को उल्लू बनाकर, वो सरकार तो इसी तरह की जुमलेबाजी में लगातार माहिर है। आज भी इन्होंने जो संसद में भाषण दिया है, उसमें भी जो अपनी कमियां रही हैं उनको छिपाकर लपेटा-लपाटी करके अपनी कामयाबियां पहले गिनाई हैं और उसके बाद में फिर एकता वगैरह का आह्वान किया कि हमने ये किया, हमने डीजल की ट्रेनें करके इलेक्ट्रिक की ट्रेनें लगवाई, हमने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक की बसें चलवाई, हमने बिजलीकरण किया। इन्हीं सब बातों में उनकी विफलताएं भी छिपी हुई हैं। भाई हिंदुस्तान में बिजलीकरण कैसे हुआ? हिंदुस्तान में बिजली कोयले से बनती है, पानी से बनती है हिंदुस्तान में बिजली। इसलिए आप बचे हुए। अगर आपका आधुनिकीकरण हो जाता है बिजली का तो आप नहीं बचते। यूरोप में तो बिजली गैस से बनती है। तो ये जो मोदी जी का ये जो पूरा मामला है, जिसको मीडिया के जरिए हम लोगों को थमाया जाता है, हम लोगों को जरा अपने गिरेबान में ही मुंह डाल के देखना चाहिए कि हमारा जो मध्य वर्ग है वो इस प्रकार की झूठी और जलील किस्म की बातों के ऊपर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन यकीन क्यों करता है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।